नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वैम्पायर डायरीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा इस मैंने देखा कि आपको ओरिजिनल सीरीज पसंद तो आई है बट आप वैम्पायर डायरीज पहले देखना चाहते हैं, तो मैं ऐसा करूंगा सीजन 4 खत्म होने के बाद ही द ओरिजिनल का सेकंड एपिसोड डालूंगा और तब तक के लिए मैं बनाता रहूंगा। बट एट लास्ट जब सीजन 4 खत्म हो जाएगा तब साइमल्टेनियसली सीजन 5 के साथ सीजन 1 ऑफ द ओरिजिनल डालता रहूंगा, तो आपके लिए बिजी होगा। तो अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 13। प्लीज लाइक करें वीडियो को जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 13। अब हम पहले सीन देखते हैं 1 साल पहले का, जहां पर हम देखते हैं कि शेन भाग रहा था डर के। प्रोफेसर शेन किसी से डर के भाग रहा है, उसके पीछे एक बंदा उसका पीछा कर रहा है। तभी हम देखते हैं भागते भागते गुफा के अंदर जाता है जहां पर अलग अलग भाषाओं में साइलस का नाम लिखा हुआ था। और वो जाने के बाद हम देखते हैं गुफा के अंदर एक खाई है जिसकी तरफ वो देखता है और वो देखते देखते हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम में वो सोचते हुए वापस आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में प्रोफेसर शेन अपने पूरे ग्रुप के साथ, जिसमें ओरिजिनल वैम्पायर्स है, रिबेका है, जेरेमी, अलीना, ये सब लोग हैं और यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये पहुंचने के बाद देखते हैं कि उन सबको लीड करने लग रहा था प्रोफेसर शेन। अब हम देखते हैं कि उस बंजर आइलैंड के ऊपर सारे पूरा क्रू उतर चुका था और वहां से वो जाने की तैयारियां करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर रिबेका खड़ी थी और वो गुस्से से देखने लग रही थी अलीना को। और ये देख के स्टेफन बोलता है तुम्हें उसकी तरफ गुस्से से नहीं देखना चाहिए, हम एक टीम बन के यहाँ पर आए हैं। तभी रिबेका तेज तेज बोलने लगती है और कहती है कि इसने मेरे भाई को मार दिया, मुझे डैगर करने की कोशिश की है, गुस्से से तो देख ही सकती हूँ। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि ये सारी बात अलीना सुन रही थी और अलीना बोलती है तुम्हें पता है ना मुझे सारी बातें दूर से भी सुन सकती हैं। और ये कहने को उस तरह गुस्से से देखती है। और तभी हम देखते हैं रिबेका बोलती है हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अब अलीना को गुस्सा आता है और वो व्हाइट ओक स्टेक लेके सीधा उसे मारने के लिए दौड़ती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि रिबेका बिल्कुल भी नहीं घबराती और उसी को नीचे गिरा देती है अलीना को और कहती है कि मुझे यहाँ पर स्टेफन ने बुलाया है और स्टेफन अब मुझसे प्यार करता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रिबेका बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में थी और अलीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हम देखते हैं वहां पर स्टेफन उसे उठाने की कोशिश करता है पर तभी हम देखते हैं कि अलीना उसका हाथ नहीं लेती और खुद उठ के वहां से जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वो व्हाइट ओक स्टेक अपने बैग में वापस रख लेती है और कहती है कि मैं इसको मार के रहूंगी। और तभी हम देखते हैं वहां पर डेमन आता है और डेमन बोलता है कि तुम्हारी टीम वर्क बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं देख रहा था दूर खड़ा होके। और कहता है कि तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए और जो स्टेफन कर रहा है ना हमारी भलाई के लिए कर रहा है। मानता हूं वो नाटक कर रहा है एक रिलेशनशिप में होने का, बट हमें पता है वो रिलेशनशिप में रियलिटी में नहीं है। और ये कहने को तो उसे समझाने की कोशिश करता है। अलीना बोलती है कि अगर मुझे क्योर मिल गया तो पहले मैं सिर्फ रिबेका को पिलाऊंगी जिससे कि वो ह्यूमन बन जाए और फिर पता करता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है रिबेका ह्यूमन बिल्कुल भी सूट नहीं करती। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना पूछती है डेमन अगर तुम्हें वो क्योर मिले तुम पियोगे? और ये कहने के बाद डेमन बोलता है शायद पी लूं बट ज्यादा चांस नहीं है, मैं अपनी वैम्पायर लाइफ से बहुत ही ज्यादा खुश हूं। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। अब हम देखते हैं बानी को जो एक तरह से फोटो खींचने लग रही थी जेरेमी की बॉडी के, और वहीं हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी और बोलती है बानी कि मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हारी फोटो खींचते हुए और बहुत ऑकवर्ड मोमेंट है। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है मुझे तो बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा है और ये एक तरह से टैटू खींच के तुम्हें पता ही लगाना है। तभी हम देखते हैं वो एक्सप्लेन करने लगती है जेरेमी को इसका जो पूरा टैटू है उसका मतलब क्या है। तभी वो बताती है कि कैथसिया ने एक तरह का इमोर्टैलिटी स्पेल क्रिएट किया जो उसने साइलस को दिया, बट साइलस ने खुद ना रखकर वो उसने अपनी प्रेमिका को दे दिया। और वहीं पर हम देखते हैं कि जैसे कैथसिया को पता चला कि उसकी जगह वो किसी और को दे रहा है, उसने उस वुमन को मार दिया। मारने के बाद साइलस को एक गुफाओं के अंदर बंद कर दिया जिससे कोई बिल्कुल भी ना हिल पाए और वहां पर सॉल्यूशन भी उसके पास दे दिया, जब वो अपनी जिंदगी से थक जाए तो वो ले ले। और ये समझाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर आता है प्रोफेसर शेन और बोलता है ये तो आधी कहानी है, आगे कहानी ये है कि कैथसिया ने वो सॉल्यूशन इसलिए बनाया था कि अगर वो साइलस ले ले और पी जाए उसके बाद वो मर जाएगा और दूसरी साइड पे चला जाएगा। उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए कैथसिया के साथ रहेगा और एक तरह से कैथसिया उससे बदला लेकर रहेगी ये करके। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर शेन बोलता है तुम रास्ते में चलो मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। और ये कहने के बाद वो सीधा पहाड़ की तरफ चढ़ने के लिए निकल जाते हैं सारे लोग। अब हम देखते हैं कि सारे लोग उस पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ने लगते हैं और ये देखते हम देखते हैं अलीना बहुत क्रीप आउट हो जाती है और बोलती है जगह थोड़ी अजीब सी है। और ये बोलने के बाद रिबेका बोलती है अच्छा तुम्हारा मन है तुम यहाँ से जा सकती हो, वैसे तुम यहाँ पर फालतू हो। जैसे कि जेरेमी की पूरी बॉडी एक तरह से मैप है और प्रोफेसर खुद एक कंपास बना हुआ है, बानी के पास मैजिक है, मेरे और स्टेफन के पास वो टूमस्टोन है, तुम फालतू हो यहाँ पर, अलीना तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तो फिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है तुम पीछे से अच्छे लग रहे हो इसलिए तुम जा सकते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं सब स्माइल करने लगते हैं और वहां से ऊपर पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं और अब अंधेरा भी होने लगा था यहाँ पर। अब हम देखते हैं क्लाउस को जो अभी भी उसी कमरे के अंदर बंद था और जैसे हम देखते हैं कि वहां पर आ जाता है टाइलर और बोलता है गुड मॉर्निंग सनशाइन,
और ये देख के एकदम क्लाउस चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं टाइलर बोलने आया था कि मैं तुम्हें देखने आया था क्योंकि मेरे दोस्त तो यहाँ से जा चुके हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्लाउस बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हारी किसी की भी शक्ल नहीं देखनी। उस तुम्हारी विश ने मुझे आप बांध के रख दिया, अगर मैं खुला होता तो तुम्हारी गर्दन तोड़ देता और यहाँ तुम मेरा दूसरा रूप देखते। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। और ये सब सुनने के बाद टाइलर को भी गुस्सा आता है और कहता है कि हाँ, अगर मेरे पास भी वो वैम्पिरिज्म का अगर क्योर होता तो मैं तुम्हें पिला देता, जो मेरे दोस्त ढूंढने के लिए गए हैं। और जैसे ही वो आएगा ना, मैं सबसे पहले तुझे पिलाऊंगा, तुझे एक ह्यूमन बनाऊंगा और फिर तुझे मारूंगा। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि मैं इतनी जल्दी मरने वाले में से नहीं हूं। और तभी ये कहने के बाद हम देखते हैं टाइलर बोलता है जब तू ह्यूमन बन जाएगा तेरी सारे जितने भी साइड है वो सब हट जाएंगे और मैं तुझे आराम से मार दूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एकदम गुस्से से और रेस से क्लाउस उसकी तरफ बढ़ता है और दीवार से टकराता है जो इनविजिबल थी और कहता है बेटर है कि तुम मुझे डुबा के मारना, क्योंकि डुबा के मारने में ज्यादा मजा आता है, जैसे कि तुम्हारी मां मरी थी, बड़ी बहादुर थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं टाइलर पे एक तरह से टोंट कस रहा था। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और रात होने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर वो जाने लग रहे थे जंगलों के बीच में से। और वहीं पर प्रोफेसर शेन स्टोरी बताता है कि अक्षया के मरने के बाद यहाँ पर कुछ लोग आए थे खुदाई करने के लिए माइंस के अंदर। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो लोग पागल हो चुके थे एक तरह से और पूरा उनका ब्लड सूख चुका था। और जिस तरह की वो उस वेल के अंदर अपना सारा ब्लड डालने लग रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो उनके मरे हुए लोग हैं और एक तरह से परछाई उन्हें दिखाई देती थी उस वेल के अंदर, जिस वजह से उन्होंने अपना पूरा खून वेस्ट कर दिया। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं बाकी जितने भी क्रू मेंबर्स है पूछते हैं कि तुम्हें इस पे क्या यकीन है कि साइंटिफिक है या फिर बेकार है। और ये कहने के बाद प्रोफेसर शेन बोलता है जादू है, क्योंकि मैंने भी ये ट्राई किया था। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे की मौत में सिर्फ 1 महीने का डिफरेंस था और उसके बाद जब वो दोनों मर गए थे मैं यहाँ पर आया था उसी चीज के लिए और अपना हाथ काट के मैंने ब्लड डाला और घंटों तक वेट किया कि वो अपने फैमिली के विजन वापस देख पाएगा, अपनी वाइफ या बच्चे को फिर से देख पाएगा, बट उसे भी दिखे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन जहां पर उसने अपना हाथ काट के खून डाला था और वो उसके अंदर जाने लग रहा था गुफा वाले कुएं के अंदर। और वहां जाते जाते उसकी एकदम रस्सी सी टूट जाती है जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। और जैसे वो जमीन पे गिरा था उसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द था और एक तरह से किर्रा रहा था दर्द से। वहीं पर हम देखते हैं बोलता है कि मैंने मेरी वाइफ को देखा जो मेरे पास आके खड़ी हो चुकी थी। और एकदम वो खुश हो जाता है उसे देखकर और उसको रियल विजन दिखे थे। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि क्रू मेंबर को यकीन भी था बट बाकियों को थोड़ा कम भी यकीन था कि शायद प्रोफेसर शेन फिर से झूठ बोल रहा है। अब हम देखते हैं शेन उनको लीड करते हुए जंगलों में ले जाने लग रहा था और बोल रहा था तुम मेरा पीछा करो और कहीं मत जाना, सिर्फ मेरे पीछे चलते रहो। और तभी हम देखते हैं वहां पर किसी ने ट्रैप बिछाया था जिससे वो बाल बाल बचते हैं। और ये कहने के बाद शेन बोलता है थोड़ा ध्यान से। तभी हम देखते हैं पीछे जेरमी और अलीना थोड़ा पीछे रह जाते हैं। वही हम देखते हैं कि जेरमी का पानी खत्म होने पे अलीना उसे पानी की बोतल देती है और जैसे ही वो पानी पीने लगता है तभी हम देखते हैं कि कोई पीछे से शिकारी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है जेरमी पे। पर जिससे पहले कि उस पर कोई अटैक कर पाए वहां पर कोई और बंदा आके एक्स से उस हंटर को मार देता है जो जेरमी को मारना चाहता था। और ये देख के सोचते हैं कि बाल बाल बचे, हम पता नहीं कौन है जो हमारी जान बचा रहा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं शेन उन्हें लेके आ जाता है एक पुरानी से घर की तरफ जो पुराना खंडर टाइप घर था और बोलता है कि पूरी रात हम यहीं पर रुकने वाले हैं और हम जर्नी कल सुबह से शुरू करेंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेवन को अब डाउट होने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी पॉसिबल जगह पे वो घर है जहां पर उनको रुकना पड़ेगा, क्योंकि रात ही रात हो चुकी है और रात को बाहर निकलना सही नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं शेन के पास आता है और बोलता है कि आज रात को क्यों नहीं चल सकते हैं। और ये कहने के बाद शेन बोलता है रात को जाना सही नहीं रहेगा, जंगली जानवर, ऊपर से रास्ता खतरनाक है। और ये कहने के बाद बोलता है इतना खतरनाक नहीं होगा, एक विच ऊपर बैठी हुई है उसको हम जिंदा भी कर सकते हैं। और ये कहने के बाद उससे बहस करने लगता है बट वहीं से शेन चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि अलीना उससे पूछने लगती है कि उस क्योर के बारे में और उस क्योर का हम क्या करेंगे। वही हम देखते हैं कि डेमन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ह्यूमन बनने के लिए अभी भी। अब हम देखते हैं कि अभी रिबेका और स्टेफन एक साथ बैठे हुए हैं और तभी हम देखते हैं रिबेका डर जाती है और कहती है कि जगह हॉन्टेड है, यहाँ पर भूत हो सकते हैं। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तुम मेरा हाथ दबा रही हो, प्लीज छोड़ दो। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तुम्हें पता भी है ना तुम एक ओरिजिनल वैम्पायर हो। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है हाँ मुझे पता है और अगर तुम मुझे टीज करोगे तो मैं वो पावर तुम पे भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। और ये सुनने के बाद दोनों स्माइल करने लगते हैं। तभी रिबेका बोलती है अगर तुम्हें क्योर मिल जाएगा तो तुम अलीना को दे दोगे, अलीना को दे दोगे तो फिर से ह्यूमन बन जाएगी और वो तुम्हारे पास फिर आ जाएगी। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है शायद ऐसा ना हो बट अगर तुम्हारे पास क्योर हो तो तुम क्या करोगी। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ चाहती हूँ, मैं फिर से इंसान बन जाऊं, मेरे बच्चे हो, मेरी फैमिली हो और एक मेरी नॉर्मल लाइफ हो जो आज तक हुई नहीं है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि शायद वो अलीना को क्योर ना देके खुद के लिए भी रख सकता है। और ये दोनों बहस करने लगते हैं, एक तरह से डिस्कस करते हैं बेसिकली कि किसके पास क्योर होगा तो कैसे ज्यादा एडवांटेज ले सकता है उस क्योर से, बशर्ते अलीना को देने के। अब हम देखते हैं बानी जो बहुत ही ज्यादा टेंस थी वो सीधा पहुंचती है प्रोफेसर शेन के पास
और वो सारे फोटो दिखाती है जो उसने जेरेमी की बॉडी के लिए थे, और कहती है कि इसमें से कोई सा भी एक ऐसा फोटो नहीं है जिसपे कोई भी स्पेल लिखा हो, और वो कैसे स्पेल करेगी। और ये कहने के बाद प्रोफेसर शेन बोलता है कि तुम्हें स्पेल करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन मैजिक में कोई स्पेल नहीं होता, तुम्हें अपने अंदर से लाना पड़ता है और बस तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल करना जरूरी है और तुम अपने आप से कर लोगी। और ये कहने के बाद बोलता है मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद वहां जाता है डेमन, और डेमन आने के बाद बोलता है कितना कंट्रोल कर सकते हो तुम। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी को भी शक होने लगता, और बानी बोलती है कि तुम ये पहले कर चुके हो या फिर तुम्हें इसके बारे में पता है। और तभी प्रोफेसर शेन बोलता है मैंने मेरी वाइफ से सीखा था और अब मुझे एक तरह से पूरा कंट्रोल हो चुका है। और ये कहने के बाद वो बताता है कि मेरी वाइफ एक विच थी। और ये सुनकर बानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुम मेरी वाइफ एक विच है और तुमने मुझे अब तक ये बताना भी जरूरी नहीं समझा, और गुस्सा करने लगती है। और तभी ये कहने के बाद वो बताता है अपने बेटे की कहानी की जैसे उसका बेटा कार एक्सीडेंट में मारा गया था, उसकी वाइफ ने एक्सप्रेशन मैजिक यूज किया पूरी तरह से, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव विच थी और वो रूल्स फॉलो नहीं करती थी नेचर के, और उसने ये एक्सप्रेशन मैजिक किया बट उसकी मौत हो गई और उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था। और ये सुनने के बाद बानी बहुत बुरी तरह से डर जाती है कि प्रोफेसर शेन उसे वो मैजिक सिखा रहा है जिससे उसकी वाइफ की डेथ हुई है। और ये कहने के बाद प्रोफेसर शेन उसे शांत करता है बानी को, बानी तुम टेंशन मत लो, मैंने एक तरह से कंट्रोल पाना सीख लिया है। तभी हम देखते हैं ये सुन के डेमन भी बिल्कुल खुश नहीं था और बोलता है कि तुम फिर यहाँ पर आए क्यों हो। और तभी प्रोफेसर शेन बोलता है कि मैं आया हूँ साइलस को यहाँ पर जगाने के लिए, जैसे ही साइलस जग जाएगा वो सारे मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, मुझे मेरी फैमिली वापस चाहिए और तुम्हें जो जो वापस चाहिए तुम ले सकते हो उससे। और वो कहने के बाद बोलता है कि मुझे अब तक ये बात सीक्रेट इसलिए रखी वरना तुम मुझे अब तक मार देते, और मैं ही एक ऐसा हूं जो साइलस को जिंदा कर सकता है और मैं ही हूं जो बानी को जिंदा रख सकता है। बानी एक तरह के टाइम बॉम्ब बन चुकी है जिसको मैं ही कंट्रोल कर सकता हूं, और अगर नहीं किया गया तो बानी भी मर सकती है। और ये कहने के बाद बानी बहुत ही ज्यादा निराश महसूस करती है और असहाय महसूस करते है। उसी मोमेंट पे डेमन भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। अभी हम देखते हैं उसी घने जंगल के अंदर हम जेरेमी को सोता हुआ देखते हैं और तभी उसे वहां से कोई किडनैप करके ले जाता है। अब हम देखते हैं अलीना के घर में, वहां पर अभी भी क्लाउस बंधा हुआ था और वहां पर आती है सीधा कैरोलाइन और सीधा बोलती है टाइलर से जाके कि तुम यहाँ पर वेट क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस कैरोलाइन को हाई बोलता है बट कैरोलाइन उसे इग्नोर करते हुए टाइलर से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो और उसका गुस्सा क्यों बढ़ा रहे हो और सीधा घर चलो। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है कौन सा घर, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, वहां करूंगा क्या मैं वहां जाने के बाद, और गुस्सा करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो कोल की लाश के ऊपर एक तरह से कपड़ा डालते हैं क्योंकि वो जली हुई थी। और ये देखने के बाद क्लाउस बोलता है कि यहाँ पर सब कुछ बराबर तो हो चुका है, मैंने इसकी माँ को मारा, तुमने कोल को मार दिया, सब कुछ बराबर है, अब सीधा बानी को बुलाओ और मुझे आजाद करवाओ। और ये कहने के बाद कैरोलाइन उसके पास आके खड़ी होती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और वो तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली है। और ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है अच्छा तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी, मैंने तुम्हारी एक बार जान बचाई, इस टाइलर को वेयरवुल्फ कर्स से बचाया है और तुमको इतनी अच्छी लाइफ दी है। और ये कहने के बाद बोलती है कि कितने डिल्यूशनल आदमी हो तुमने सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है, इसकी माँ को मार डाला, इसकी माँ को मार डाला तुमने, और ऊपर से जिस घर में खड़े उसमें जैना रहती थी उसको भी मार डाला, और तुम इतनी मौत करने के बाद भी एक तरह से बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है तुम्हें। और ये कहने के बाद बोलती है इट्स इनफ, तुम्हारे चार्म के आगे मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी, बेटर है कि मैं आज चली जाती हूँ और अपनी कैलोरीज वेस्ट नहीं करती हूँ। तभी हम देखते हैं वहां से जाने लगती है, बट तभी क्लाउस बड़ा से एक वुडन स्टेक रखा था वहां पर, वो मारता है सीधा कैरोलाइन को और अंदर खींच लाता है और वहां पर उसे काट लेता है। और काटने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन जमीन पे गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद अब कैरोलाइन को होश हो चुका था, कांप रही थी और रो रही थी, और वहां पर हम देखते हैं कि वो बाहर आके सोफा पे लेट जाती है। और ये देखे क्लाउस बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी हम देखते हैं वहां पर टाइलर बिल्कुल निराश फील कर रहा था और वो उसको शांत कराने की कोशिश कर रहा था। वो वहीं पर कैरोलाइन बोल रही थी कि ये सब नॉर्मल नहीं है, अब मैं मर जाऊंगी और इसी का ब्लड चाहिए और ये कभी देगा नहीं। तभी हम देखते हैं ये सोचने के बाद बहुत ज्यादा कांपती और रोती है, और ये देख के टाइलर उससे माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझे ब्लड दे दो और उसको सही कर दो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस बोलता है ना इतनी इजीली नहीं करूंगा मैं। और ये कहने के बाद उसको एक तरह से मजाक उड़ाने लगता है। तभी टाइलर बोलता है हाँ मुझे पता है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊं, हाँ मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारे आगे क्लाउस। और ये कह के हम देखते हैं टाइलर उसके आगे झुकता है और एक तरह से उसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज तुम इसे दे दो। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुमने मेरे को मारने का प्लान ही बता दिया और अब तुम मेरे को मारना भी चाहते हो और मेरे से हेल्प भी चाहते हो, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ क्लाउस, पूरी जिंदगी तुम्हारे हर काम करूंगा, बट तुम प्लीज एक बार इसको क्योर दे दो। और ये कहने के बाद बोलता है हाउ पैथेटिक यू आर, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस भोली चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा, नहीं देने वाला मैं। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है टाइलर मुझे बस यहाँ से ले चलो, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। और ये देख के क्लाउस भी थोड़ा टेंस्ड हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि टाइलर उसे उठा के अपने साथ ले जाता है और कहती है कि मुझे इसकी शक्ल भी नहीं दिखनी बंदे की, चाहे मेरा आखिरी पल क्यों ना हो। और ये सीन देखते हम देखते टाइलर उसे यहाँ से लेके बाहर जा चुका था। अब हम देखते हैं जेरेमी के नाम मिलने पर सुबह होते ही सब लोग यहाँ वहां ढूंढने लगते हैं पूरा आइलैंड के ऊपर जेरेमी को।
और वहीं हम देखते हैं अलीना बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वहीं हम देखते हैं कि ये सब सिचुएशन में सब ढूंढ रहे हैं, बट सीधा अब डेमन जाता है प्रोफेसर शेन के पास और बोलता है कि मैंने तुम पे बहुत ट्रस्ट कर लिया, अब मुझे सीधा बताओ क्योर कहां पर है और क्या क्या करना है। उसकी गर्दन पकड़ता है और बोलता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा पता है और मुझे कुछ सोर्सेज से पता है और मैं तुम्हें बताता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। तभी हम देखते हैं कि वो पास्ट फ्लैशबैक का सीन दिखाता है जहां पर वो जमीन पे अभी भी गिरा हुआ था और उसकी वाइफ वहां पर बैठी हुई थी और वो उसको बताती है कि तुम्हें यहाँ से नॉर्मली उठा के ले जा सकते हैं और वो भी जिंदगी में आ सकती है वापस, एक तरह से लाइव हो सकती है, बट उसके लिए एक विच की मदद चाहिए। वो विच इसी जमीन के नीचे दबी पड़ी है, उसका नाम है साइलस, उसको निकालना पड़ेगा। और ये कहने के बाद प्रेजेंट टाइम में वो सारी बातें डेमन को बता रहा था और बताता है कि पहले हंटर्स मार्क पूरा करो, स्पेल रेडी करो और जो कैत्सिया के डिसेंडेंट है उससे पूरा मैजिक करवाओ जिससे वो टूट जाए। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि सब बानी से कोई मतलब तो नहीं है, और बोलता है हाँ बानी ही डिसेंडेंट है कैत्सिया ब्लड लाइन की और ये सिर्फ वही खोल सकती है। अब हम देखते हैं बानी को जो बाहर बैठी हुई थी और एक तरह से स्पेल कर रही थी और एक तरह से एक्सप्रेशन मैजिक करते हुए जेरेमी का कपड़ा अपने हाथ पे रखा हुआ था और वहां पर आग लग जाती है। तभी हम देखते हैं वो आग एक तरफ इशारा करती है और एक डायरेक्शन में जाने लगती है जिसको फॉलो करने लगते हैं और ये शायद वही डायरेक्शन है जिसमें जेरेमी है। अब हम देखते हैं अलीना को, स्टेफन को और रिबेका को जो एक साथ जा रहे थे, वहीं अलीना जोर जोर से चिल्ला रही थी जेरेमी जेरेमी। और ये सुनने के बाद रिबेका बोलती है कि प्लीज तुम थोड़ा कम चिल्लाओ, जिसको नहीं सुनाई दे रहा वो भी हमारे पीछे पड़ जाएगा। और ये कहने को उसे समझाने की कोशिश करती है, बट हम देखते हैं कि अलीना उसकी नहीं सुनती है। और वहीं पर ये सब ड्रामा देखे स्टेफन बोलता है मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती हो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो और थोड़ी शांति बनाए रखो। तभी हम देखते हैं अलीना आगे जाने लगती है और उस पर एक तरह से ट्रैप आता है और वहीं पर रिबेका आके उसे रोक लेती है और उसकी जान बचाती है। और ये देख के हम देखते हैं अलीना एकदम खुश हो जाती है और कहती है थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए, वरना मैं मरी जाती। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है कि काश की तुम्हारी मौत थोड़ी और अमेजिंग हो, ये तो सिंपल मौत है, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से मरो। और ये सुनने के बाद रिबेका को देखकर अलीना बोलती है मैं सीधा कैंप में जाती हूँ और वापस देखती हूँ वहां पर बानी क्या कर रही है, और वहां से वापस चली जाती है और यहाँ पर रिबेका और स्टेफन अकेले रह जाते हैं। अब हम देखते हैं शेन को, जो एक तरह से बता रहा था डेमन को और पास्ट बैक का सीन दिखा रहा था जहां पर वो अभी भी जमीन पे पड़ा है और उसकी जो वाइफ है वो एक तरह की डिल्यूजन है और रियलिटी नहीं है। वो उसको बोल रही है कि तुम्हें सिर्फ एक काम करना है मुझे वापस जिंदा करने के लिए, तुम्हें सिर्फ 3 मासकर्स कराने हैं। और ये सुनने के बाद वो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा और ऐसा करना बेकार है और एक तरह से बेकार बात है किसी को मारना बिना किसी रीजन के। और ये सुनने के बाद बोलती है प्लीज तुम ऐसा करना पड़ेगा मुझे वापस पाने के लिए, और तुम्हें एक विच चाहिए कि जो इतनी पावर चैनल कर सके कि वो मुझे वापस इस दुनिया में ला सके। और ये कहने के बाद शेन मना करता है। तभी उसकी वाइफ उसके गालों पे हाथ लगाती है और बोलती है देखो ये रियल फील कर रहे हो ना तुम, इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें बिलीव है कि तुम मुझे वापस जिंदा कर सकते हो। और ये कहने के बाद उसको समझाती है कि तुम्हें नहीं करना है, पर्सनली तुम मत करो, तुम सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट करो, वो अपने आप मासकर्स कराएंगे और जिसकी वजह से पावर बनेगी ना उससे मैं आजाद हो जाऊंगी। और ये कहने के बाद सारी बातें डेमन को बता रहा था ये, और डेमन बोलता है कि अब समझा, वो पहला मासकर तुमने करवाया था और दूसरा हाइब्रिड वाला भी तुमने ही करवाया था, और ये बोलता है कि तुम शायद तीसरा भी करवाने की सोच रहे हो। और तभी डेमन समझता है कि जो यहाँ पर आ चुके हैं उनका भी मासकर करवाने वाला है ये। और ये कहने के बाद बोलता है जो तुम कर रहे हो वो शायद हम होने नहीं देंगे और ऐसा हम नहीं होने देंगे कि हमको तू सेक्रीफाइस कर दे। और एकदम टेंशन में आ जाता है डेमन। अब हम देखते हैं टाइलर और कैरोलाइन एक साथ थे और कैरोलाइन को ऊपर अलीना के रूम में लेटा देता है और वहीं पर टाइलर बोलता है सारी गलती मेरी है, मैंने उन हाइब्रिड को वापस उनकी साइड बोन तोड़वाने में हेल्प की और एक तरह से सारी मेरी गलती थी। तभी कैरोलाइन बोलती है नहीं तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम उनके लीडर बन रहे थे, तुम उन्हें बचा रहे थे क्लाउड से और एक अच्छी बात थी और एक तुम लीडर क्वालिटी के इंसान हो। और ये सुनने के बाद टाइलर बोलता है मैं एक चीज करता हूँ, प्लीज तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाना। तभी हम देखते हैं कि टाइलर उसे जमीन पे लेटा देता है क्लाउड के सामने और कहता है कि अब तुम्हारे हाथ में है इसको बचाना और इसको मारना, तुम्हारे आंखों के आगे मरेगी। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे बचाना है तो बचाओ, मरने देना है तो मरने दो। और ये कहने के बाद वहां पे छोड़ के चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी था और एक टाइम पे कैरोलाइन के लिए फील भी करता था। तभी वो बोलता है कैरोलाइन से मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट अगर आज मैंने तुम्हें क्योर दे दिया तो मतलब आज टाइलर जीत जाएगा, जो मैं होने नहीं दूंगा। और ये कहने के बाद उसको अपना ब्लड देने से साफ मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि डेमन ने बंदी बना लिया और पूरी तरह से बांध दिया डॉक्टर शेन को, टॉर्चर करने की तैयारी कर रहा है। और ये देख के डॉक्टर शेन बोलता है मुझे पता है तुम्हें टॉर्चर करना पसंद है, तुम्हें एक तरह से पावरफुल महसूस होता है, ऊपर से तुम्हें अभी ये भी डर है कि अगर सॉल्यूशन मिल गया और क्योर मिल गया तो अलीना ह्यूमन बन जाएगी और तुम वैम्पायर रह जाओगे और वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। और ये कहने के बाद डेमन उसे मारता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और मैं वो क्योर ढूंढने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहने के बाद डेमन को बोलता है कि मेरे बगैर बानी मर जाएगी और ये सारा खेल ही खत्म है। और ये कहने के बाद बोलता है तुम मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो साइलेंट से जाने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, और मुझे बानी की कोई चिंता नहीं। और ये कहने को उसकी गर्दन दबाने लगता है।
तभी हम देखते हैं वहां पर अलीना आती है और उसकी जान बचाती है, और तभी वो बोलती है डेमन तुम ये सब नहीं करोगे, तुम बाहर जाओ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसकी रस्सियां खोलती है और अब प्रोफेसर शेन से बोलती है हमारे साथ खेल खेलना बंद करो और सीधा बता दो हमें जाना कहाँ है और करना क्या है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर शेन वहां से हटता है और उसके चेहरे पे एक इविल स्माइल थी। अब हम देखते हैं अलीना गुस्से में सीधा डेमन के पीछे आती है और कहती है तुम्हें हो क्या गया है और तुम ये क्योर नहीं चाहते हो क्या? अगर वो मर गई तो बानी मर सकती है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी बानी मरे या जिगे। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और कहता है मुझे क्योर नहीं चाहिए, फालतू चीज है, हम फालतू चीज के पीछे इतने दूर आए हुए और अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है फालतू चीज नहीं है, मुझे वापस ह्यूमन बनना है। और ये बोलने के बाद डेमन बोलता है तुम वापस ह्यूमन बन गई तो शायद तुम मुझसे प्यार ना करो। और ये कहने के बाद वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरा प्यार नहीं बदलेगा। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है अच्छा प्यार नहीं बदलेगा, मैं एक वैम्पायर हूं, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा और तुम एक बार बूढ़ी होकर मर जाओगी, उसके बाद क्या? और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अलीना के पास एक आइडिया था और वो बताती है कि तुम भी क्यों नहीं ह्यूमन बन जाते मेरे साथ और एक पूरी अच्छी जिंदगी जीते। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एक मिनट के लिए शांत हो जाता है और बोलता है कि मुझे वो क्योर नहीं चाहिए, शायद वो स्टेफन को चाहिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहां से जाने लगता है। अब हम देखते हैं स्टेफन को रिबेका को अभी भी अंधेरे के अंदर ढूंढने लग रहे थे जेरेमी को, और वहीं पर हम देखते हैं एक ट्रैप बिछा हुआ था और तभी हम देखते हैं ट्रैप से स्टेफन रिबेका की जान बचाता है। और तभी रिबेका बोलती है तुम्हें पता है ना मैं ओरिजिनल हूं, मुझे लगने नहीं वाली है। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मुझे पता है, बट स्टिल मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन पूछते हैं तुम इतनी हेट क्यों करती हो उससे, एलिना से, वो इतनी बुरी नहीं है। और ये बोलने के बाद रिबेका गुस्सा हो जाती है और गुस्सा देखते हुए स्टेफन बोलता है कि तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की है और एक तरह से वैम्पायर तुम्हारी वजह से बनी है, तो तुम पे गुस्सा होना चाहिए अलीना को, बट तुम उससे गुस्सा क्यों? और ये कहने को रिबेका बोलती है तुम्हें सिर्फ अलीना का साइड दिखती है, तुमने कभी सोचा है कि अलीना की वजह से मेरे 2 भाइयों की मौत हुई है और वो उन दोनों प्लान में शामिल थी, और तुम सिर्फ अलीना के साइड से व्यू देख रहे हो, मेरी साइड से नहीं। और ये कहने के बाद बोलती है यहाँ पर जेरेमी नहीं है, मैं वापस जा रही हूँ। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन अब उसका व्यू समझने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं क्लाउस खड़ा था वहीं पर और हम देखते हैं कि टेबल के ऊपर लेटी हुई थी कैरोलाइन और मरने की हालत में थी। और ये देखते हुए क्लाउस बोलता है तुम जल्दी मर जाओगी और उसके बाद सबक मिलेगा उस टाइलर को कि मेरे से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन बिल्कुल मरने की हालत में थी और उसको पता था कि अब शायद क्लाउस उसे अपना ब्लड नहीं देने वाला है। और इसी मोमेंट पे वो कहती है कि तुम्हारी भी गलती है थोड़ी, तुमने उसकी माँ को मारा है और ये छोटी बात नहीं होती है। और ये कहने के बाद बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा मन मैं जिसको चाहूँ मार सकता हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एग्रेशन दिखाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मौत के बाद शायद वो अपना सबक सीख जाए। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम इतने इविल नहीं हो और यहाँ बदले के पीछे इतने पागल नहीं हो सकते हो। ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं प्योर इविल हूँ। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है वो उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है, उसने उसकी ह्यूमन साइड देखी है जब वो एक अच्छा इंसान हो सकता है। उसी मोमेंट पे क्लाउस बोलता है वो साइड मेरी किसी ने नहीं देखी। और तभी कैरोलाइन बोलती है मैंने देखी है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे लिए केयर करते हो, मुझे पता है तुमने बहुत सारी हॉरेबल स्टफ किया, फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए फिर भी एक सॉफ्ट स्पॉट बच ही जाता है जिसकी वजह से मैं तुमसे कभी कभी बात कर लेती हूँ। तभी कैरोलाइन बोलती है कि तुम्हारे अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी बाकी है और तुम अभी भी थोड़े चेंज हो सकते हो और तुम मेरी जैसे केयर करते हो, मुझे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी है। और ये कहने के बाद बोलती है तुम हर्ट हो चुके हो कि तुम लोगों पे ट्रस्ट करते हो और तुम्हारा एक तरह से दिल तोड़ते हैं हर बार। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो उसके पास आके बैठ जाता है और उसकी आंखों में आंसू थे। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं अब कैरोलाइन की डेथ हो रही थी और वो एक तरह से मरी जाती है। ये देख के हम देखते हैं क्लाउस का दिल पिघल जाता है पहली बार और वो अपनी बाहों में भर लेता है कैरोलाइन को और बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगा और अपना ब्लड पिला देता है। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन लगभग मरी चुकी थी बट उसका ब्लड पीकर एक तरह से होश में आने लगती है और उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती सक करने लगती है ब्लड। हम देखते हैं कि वो उसके सर पे हाथ रखता है और उसको अपना ब्लड पिलाने लगता है और एक तरह से कैरोलाइन की जान बचा लेता है। अब हम देखते हैं उसी कैंप के पास अब अलीना वापस आ चुकी थी और देखते हैं कि ना वहां जेरेमी है, ना वहां बानी है, ना वहां शेन है और वहां पर सब कुछ गायब हो चुका है। तभी हम देखते हैं वहां पर आती है रिबेका और स्टेफन और बोलते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी अलीना बताती है कि सब गायब है और तभी हम देखते हैं टूम स्टोन की तरफ रिबेका भागती है और कहती है टूम स्टोन भी गायब है और तीनों बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाती हैं। अब रिबेका सीधा भागती है टेंट की तरफ और अलीना के कपड़े निकालने लगती है, उसके डिब्बे खाली करने लगती है और बॉक्सेस। और ये देख के अलीना बोलती है तुम कर क्या रही हो और तभी बोलती है शायद तुमने ही चुराया है और तभी उसका गला पकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं स्टेफन वहां आ जाता है और स्टेफन उसको छुड़वाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि रिबेका सोचती है कि ये सब लोग मुझे धोखा दे रहे हैं और एक तरह से प्लान बना के आए थे मुझे धोखा देने के लिए और टूम स्टोन को इन्हीं ने चुराया। ये कहने के बाद बोलती है तुम सब झूठे हो और ये क्यों कर रहे हो, मुझे भी वो चाहिए क्योर। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हम तुझसे झूठ क्यों बोलेंगे, हमें भी वो चाहिए, हम साइकोपैथ शेन के पास थोड़ा ना छोड़ेंगे ये सब, मुझे ह्यूमन बनना है। मैंने इतने साल रिग्रेट किया वैम्पायर बनके, रिपर बनके इतने सारे लोगों को मारा है, मुझे अब नॉर्मल ह्यूमन जिंदगी जीनी है।
और ये कहने के बाद रिबेका को समझाता है और तभी रिबेका बोलती है हाँ तुम्हारा तो समझ सकती हूँ बट इस अलीना का क्या। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है मैंने नहीं लिया है। और तभी हम देखते हैं कि व्हाइट ओक स्टेक उसे पकड़ा देती है और बोलती है ये पीस ऑफरिंग की तरह ले लो, मैंने वो नहीं चुराया है और मेरे भाई गायब है, बानी गायब है और डेमन भी पता नहीं कहाँ घूम रहा है। बहुत सिचुएशन टाइट हो चुकी है और अभी हमें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और ये कहने के बाद बोलते हैं कि हमें वो क्योर उनसे पहले ढूंढना पड़ेगा और टीम बन के काम करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं सारा प्लान किसी और का नहीं शेन का था और एक तरह से उसने बंदी बना लिया था जेरेमी को और वो एक बंदे के साथ लेके आ रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं बोलता है तू जेरेमी को ले आया और आज तूने इसकी पहले भी जान बचाई है। और ये कहने के बाद मैसेक जो बंदा है वो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं बचाई और कोई होगा। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि एकदम टेंस हो जाता है शेन और बोलता पता नहीं इसकी जान किसी ने बचाई और किसी ने बचाई थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसको लेके जाने लगता है और वहीं पर हम देखते हैं बानी उसका पीछा करते हुए आ जाती है और बोलती है मेरा लोकेटर स्पेल काम कर गया। और वहीं पर हम देखते हैं कि शेन बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारा लोकेटर स्पेल काम कर गया बट तुम्हारा लोकेटर स्पेल अपने आप गायब होता गया जिससे कि तुम वापस ना जा सको थैंक्स टू दिस गाय और ये भी एक विच है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सारा प्लान शेन का था और वहां पर उन दोनों को लेके वहां से जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि लास्ट सीन में डेमन भटक चुका था और जंगलों में यहाँ वहां जाने लगा रहा था और तभी उसको एक तीर आके लगता है जिसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी हम देखते हैं वहां पर उस पर एक बंदा अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं कि डेमन उस पर भारी पड़ता है और उसके हाथ पे वही मार्क देखता है जो हंटर्स निशान है और बोलते तुम उन 5 में से एक हो और उसको मारने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं वो हंटर बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो एकदम डेमन की गर्दन तोड़ देता है और शायद वो उसको किडनैप कर ले। और यहीं पर एपिसोड नंबर 13 खत्म होता है। तो आई होप यू लाइक दिस एपिसोड गाइज, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कुछ थ्योरीज है। अब क्या साइलस वापस जिंदा हो जाएगा और शेन किस किस को वापस इस दुनिया में लाने की कोशिश करेगा या फिर शेन साइलस को भी मार के उसकी पावर को हथियाने की कोशिश करेगा, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। अब हम देखेंगे बानी का किस तरह इस्तेमाल होता है, वहीं शायद क्लाउस और अब कैरोलाइन को प्यार ना हो जाए और टाइलर का पत्ता साफ ना हो जाए। और हम देखेंगे कि अलीना और रिबेका की दोस्ती बढ़ती जा रही है और वो एक साथ काम करने लगे हैं। वहीं हम देखते हैं कि स्टेफन के नए ख्वाब वापस ह्यूमन बनने के पूरे हो पाते हैं कि नहीं। और अब हम डेमन को देखेंगे, भाई डेमन बच पाता है कि नहीं या फिर हंटर उसे मार देता है और इसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपना ख्याल रखो, सबसे ज्यादा फैमिली का ख्याल रखो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड टाटा।